असाधारण मानवीय त्रासदी जो बहुत लंबे समय तक चली। दोस्तों, ये शब्द सुनने में जितने आसान लगते हैं, इनकी गहराई उतनी ही चुभने वाली है। आज की इस चर्चा में हम सीधे उन्हीं शब्दों के पीछे छिपे दर्द और उसके बाद आई एक ऐसी शानदार जीत को समझने की कोशिश करेंगे जिसने पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया। ये कहानी है एक बिल्कुल नई शुरुआत की। ये जो सफ़र है ना, ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के उस ऐतिहासिक दिन पर आधारित है जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। देखिए, उस दिन सिर्फ एक नए नेता का स्वागत नहीं हो रहा था, बल्कि सच कहूं तो एक पूरे राष्ट्र का नया जन्म हो रहा था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात है ये अंक 300। अब सोचने वाली बात है कि आखिर 300 ही क्यों? ये संख्या इसलिए इतनी अहम है क्योंकि इस एक दिन ने 3 शताब्दियों, हाँ 300 सालों से अधिक समय तक चले आ रहे श्वेत शासन का हमेशा के लिए अंत कर दिया था। इस बदलाव के बोझ और इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 140 से ज्यादा देशों के नेता और विशिष्ट अतिथि प्रिटोरिया में इस पल का गवाह बनने के लिए जमा हुए थे। सदियों पुराने अंधेरे के बाद आखिरकार ये सुबह की पहली किरण थी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 1994 के उस ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह की। 10 मई 1994 की उस चमकती सुबह को याद कीजिए। प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स के बलुआ पत्थर से बने एम्फी थिएटर में एक ऐसी सभा आयोजित हो रही थी जो इससे पहले इतिहास में कभी नहीं देखी गई थी। सदियों तक जो जगह श्वेत वर्चस्व का एक बोझ बनकर खड़ी थी, वहीं आज मंच पर सत्ता का एक बेहद शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक हस्तांतरण चल रहा था। सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, उसके बाद थाबो मेकी प्रथम उपराष्ट्रपति बने और अंत में नेल्सन मंडेला ने देश के संविधान को बनाए रखने की शपथ ली। ये सिर्फ कुछ व्यक्तियों का आना नहीं था, दरअसल ये एक नए बराबरी वाले संविधान का स्वागत था। और इस दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या था पता है? समारोह में बजाए गए 2 राष्ट्रगान। श्वेत लोगों ने पुराना डाइस्टेम गाया और अश्वेत लोगों ने अपना इनकोसी सिकेले ए अफ्रीका। भले ही उस वक्त किसी भी समूह को दूसरे के राष्ट्रगान के शब्द पूरी तरह याद नहीं थे, लेकिन दोनों का एक साथ बजना अपने आप में एक बहुत ही गहरा प्रतीक था। ये इस बात का सबूत था कि कैसे पुरानी और नई व्यवस्थाओं को आपस में जोड़ा जा रहा था। दोनों अलग अलग दुनिया अब आखिरकार एक दूसरे को अपना रही थी। लेकिन इस नई शुरुआत से पहले आइए रंगभेद के उन गहरे घावों पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने इस अदालती दिन को लाकर खड़ा किया। आसमान में दक्षिण अफ्रीकी जेट्स के उस शानदार प्रदर्शन के ठीक नीचे सच्चाई ये थी कि इस सफ़र की शुरुआत बहुत ही अंधेरे पन्नों से हुई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि 20वीं सदी के पहले दशक में एक बेहद कठोर और अमानवीय समाज का ढांचा खड़ा किया गया था, जिसने लोगों को सिर्फ उनके रंग के आधार पर बांट दिया। पर जरा वक्त का पहिया देखिए, 20वीं सदी के आखिरी दशक तक आते आते और मंडेला के जीवन के 8वें दशक में इस पूरी की पूरी प्रणाली को हमेशा के लिए उलट दिया गया। एक ऐसी व्यवस्था स्थापित हुई जहां सभी लोगों के अधिकारों की बराबर पहचान थी। अब आते हैं इस चर्चा के तीसरे हिस्से पर, उन गुमनाम नायकों को श्रद्धांजलि जिनके बिना ये दिन संभव ही नहीं था। देखिए, जब इस खूबसूरत दिन की सार्थकता पर विचार करते हैं ना, तो एक बहुत ही भारी एहसास मन में आता है उन हजारों लोगों की कुर्बानियों का। ये आज़ादी आसानी से मुट्ठी में नहीं आई थी, पर क्रूरता का एक बिल्कुल अनपेक्षित परिणाम भी होता है। दशकों तक हुए जुल्म और अत्याचार ने अनजाने में ही सही असाधारण साहस और बुद्धिमानी वाले नेताओं को जन्म दिया। ओलिवर तांबो, वॉल्टर सिसुलू और चीफ लुथुली जैसे महान नेता उसी कठोर धरातल से उभरे थे। कहा जाता है ना कि जब दबाव सबसे ज्यादा होता है तभी सबसे मजबूत हीरे निकलते हैं, और ये नेता देश के किसी भी खनिज से कहीं ज्यादा कीमती थे। चलिए अब समझते हैं कि कैसे इस लंबे संघर्ष ने साहस और प्रेम की परिभाषा ही बदल दी। इन्हीं महान साथियों के साथ लड़ते हुए साहस और मानवता के बारे में ऐसी दार्शनिक बातें सामने आईं जो सच में हम सबको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। डर आखिर है क्या? सबसे महत्वपूर्ण सीख ये मिली कि साहस का मतलब डर का ना होना बिल्कुल नहीं है। बहादुर वो व्यक्ति नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो है जो उस डर को जीत लेता है। अपने साथियों को ऐसी ऐसी कठिनाइयों का सामना करते देखकर जहां टूटने के बजाय उन्होंने अपने डर पर जीत हासिल की, मंडेला को साहस की ये एक बिल्कुल नई और सटीक परिभाषा मिली। और फिर सामने आता है ये बेहद शक्तिशाली विचार
कि लोगों को नफरत करना सीखना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे से उसके रंग या धर्म के आधार पर नफरत करते हुए पैदा तो नहीं होता ना। नफरत हमेशा सिखाई जाती है, और अगर नफरत सिखाई जा सकती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि प्रेम भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम मानव हृदय में नफरत के मुकाबले ज्यादा स्वाभाविक रूप से आता है। जेल के उन सबसे अंधेरे दिनों में भी मंडेला को उन कठोर गार्ड्स के अंदर भी मानवता की एक छोटी सी झलक दिख जाती थी, जो उन्हें हार ना मानने का हौसला देती थी। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, स्वतंत्रता के विकास पर। जैसे जैसे समय बीता, आज़ादी के मायने भी बदलते गए। आमतौर पर हर व्यक्ति के 2 मुख्य दायित्व होते हैं, एक अपने परिवार के प्रति और दूसरा अपने देश और समाज के प्रति। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की उस तकलीफदेह सच्चाई में इन दोनों दायित्वों को एक साथ निभाना लगभग असंभव था। जरा सोचिए, अगर कोई अश्वेत व्यक्ति अपने देश के लोगों की मदद करने की कोशिश भी करता तो उसे अपने परिवार से दूर कर दिया जाता था और एक ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर किया जाता था जो छिपी हुई और बगावत से भरी हो। यह आज़ादी पाने की एक बहुत ही भारी कीमत थी। जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर आज़ादी का मतलब कैसे बदलता है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। एक बचपन के भ्रम से लेकर एक व्यापक राष्ट्रीय भूख तक का सफ़र यहाँ स्पष्ट होता है। बचपन में आज़ादी का मतलब था सिर्फ मैदानों में दौड़ना, फिर विद्यार्थी जीवन में रातों को बाहर घूमने की आज़ादी, उसके बाद एक युवा के रूप में पैसे कमाने और अपना घर बसाने की आज़ादी। लेकिन आखिर में ये एहसास हुआ कि ये सारी आज़ादियाँ बेमानी हैं अगर आपके जैसे दिखने वाले बाकी लोग आज़ाद नहीं हैं। तब जाकर एक छोटी सी व्यक्तिगत चाह अपने पूरे समुदाय की आज़ादी की एक विशाल लड़ाई में बदल गई। और अब हम आते हैं इस चर्चा के सबसे अहम और आखिरी हिस्से पर, शोषक को मुक्त करना। यहाँ आकर ये दार्शनिक सफ़र उस ऊंचे शिखर पर पहुँचता है जहाँ समझ आता है कि शोषक और शोषित दोनों को ही स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। ये सिर्फ एक जीत का प्रतीक नहीं है, ये इस बात को दर्शाता है कि आज़ादी अविभाज्य है, यानी इसे कभी बांटा नहीं जा सकता। अपने लोगों के सम्मान की चाह ने एक डरे हुए वकील को एक निडर नेता में बदल दिया था। मंडेला को ये एहसास हुआ कि उनके लोगों में से किसी एक पर पड़ी जंजीर उन सब पर पड़ी जंजीर के बराबर थी, और उन सब पर पड़ी जंजीरें खुद उनके अपने पैरों में पड़ी जंजीरें थीं। उन्होंने यहाँ एक बेहद गहरी बात कही कि शोषित और शोषक दोनों की ही मानवता छीन ली जाती है। जो व्यक्ति किसी और की आज़ादी छीनता है, वो दरअसल खुद नफरत और संकीर्णता के पीछे कैद होता है। उसके अपने दिमाग में पूर्वाग्रह की सलाखें लगी होती हैं, यानी जुल्म सहने वाला और जुल्म करने वाला दोनों ही बराबर रूप से अपनी मानवता खो देते हैं। तो इस पूरे सफ़र के बाद हमारे सामने ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर जुल्म करने वाला खुद नफरत का कैदी है और जुल्म सहने वाला तो कैदी है ही, तो बिना दिल से भेदभाव मिटाए क्या आज़ादी सच में आज़ादी है? ये एक ऐसी सीख है जो उस वक्त के इतिहास से निकलकर आज भी हमारे समाज और हमारे नज़रिए पर पूरी तरह लागू होती है। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको शांति से बैठकर गहराई से विचार करना चाहिए। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।